हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब हम लोग वन शॉट की सीरीज में जो डिटेल्ड वन शॉट हैं, इनकी सीरीज में चैप्टर नंबर 8 पर आ गए हैं और बात को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जैसा आप देख पाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये रही वन शॉट वीडियो। अब आपको जैसा पता है कि जो वन शॉट वीडियो अपने रहते हैं, ये वन शॉट वीडियो औरों से अलग हैं। ये औरों से अलग क्यों है बेटा? क्योंकि सभी टॉपिक कवर मिलेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस। उसके साथ साथ जीरो टू हीरो, यानी किसी बच्चे ने कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो भी अगर ये वीडियो देखता है तो यहां से यहां पहुंच जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा, काफी चीजें वो सीख जाएगा। प्योर टीचिंग मिलेगी, कोई फालतू टॉक्स नहीं। शुरुआत में जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो दे ही रहा हूं। उसके अलावा जैसे ही हम लोग वन शॉट की पढ़ाई शुरू करेंगे, बीच में कोई फालतू की बातचीत नहीं मिलेगी, प्योर टीचिंग मिलेगी। तो उम्मीद है ये आपको चीजें वन शॉट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। अच्छा, जिन बच्चों को इस वन शॉट का प्रेजेंटेशन चाहिए, नोट्स के लिए कई बच्चे मांगते हैं, तो वो मैं अरविंद एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर प्रेजेंटेशन जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। आपकी पढ़ाई में काफी सहयोग हो सकता है। साथ में जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अपना अरविंद एकेडमी का एक ऐप, मोबाइल ऐप भी आता है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ फ्री नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं और जो कोर्स आपको सूट करता हो आप उसको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी बेहतर लगी होगी और आपकी मददगार होगी। चलिए पढ़ाई की तरफ चलते हैं। पहली बात शुरू होगी अपनी डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन है डिस्प्लेसमेंट करंट का। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो मैक्सवेल साहब थे वो बड़ा स्ट्रांगली ये बिलीव कर रहे थे कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। और ये बात कहां से खड़ी हुई और साबित होती चली गई कि उन्होंने क्या देखा कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो एक ही पोजीशन पर नॉन यूनिक आउटकम्स दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। यानी एक पोजीशन पर, एक जगह पर आपका एक रिजल्ट नहीं है। नॉन यूनिक का मतलब एक रिजल्ट नहीं है, दो रिजल्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इससे क्या उन्होंने समझा कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ये बात पूरी नहीं कहता है। अब इस बात को इन्होंने कैसे समझा और डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे, कितनी होती है, क्या होती है, इसका फायदा क्या हुआ हमको, ये सब बातें हम लोग फटाफट समझेंगे सरल भाषा में। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। और अच्छी बात क्या थी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट थी ना, इसका कॉन्सिक्वेंस या इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट करंट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सिमेट्रिकली अनाउंस कर दिया। तो ये बात यहां लिखी भी है, दिस मेड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सिमेट्रिकल। ये बहुत बड़ी बात हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तभी संभव होता दिखा, वरना दोनों चीजें अलग पड़ी जा रही थी। आगे देखते हैं कि आखिर इन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कमी ढूंढी और क्या समझे वो। तो देखिए यहां पर इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ याद ताजा कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि किसी क्लोज लूप में अगर हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी along any closed loop C is proportional to the current I through the closed loop। इसी का मतलब है ये मतलब कि ये अगर क्लोज लूप में आप B डॉट dl करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट फ्रॉम दी एरिया या सरफेस ऑफ द लूप। यहां पर ये जो बात क्लोज लूप लिखी गई है इसको आप क्लोज एरिया कह दीजिए, बल्कि या सरफेस कह दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये क्लोज्ड एरिया। कैसे एरिया की बात कर रहे हैं भी मैं समझाऊंगा। तो यहां पर होता है कि किसी क्लोज्ड एरिया से जितना नेट करंट जा रहा है उसकी वैल्यू आई लेंगे, ये इसके बराबर होता है। यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसमें समझने के लिए या क्या गड़बड़ी थी ये पहचानने के लिए हम एक सेटअप लेते हैं जहां पर ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट आप पैरेलल भी ले सकते हैं,
डिस्क भी ले सकते हैं, जैसा चाहे ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर हम लोग पहले C1 को देखिए आप, जो मैं ध्यान से बता रहा हूं, ये पॉइंट P ले लेते हैं और इस C1 पर हम निकालने की कोशिश करेंगे क्या, एम्पियर सर्किट लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में फोटो जहां तक बनी है मैं वहां लगा के दिखाता हूं। ये तो यहां पर इस C1 की बातचीत चल रही है, एक लूप ले लिया हमने देखिए, और लूप में जो एरिया लिया है ये प्लेन एरिया लिया पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, प्लेन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर सर्किट लॉ लगाइए तो इसमें वायर में जो करंट जा रही है सेटअप से वो कितनी है, आई, इस तार में जाने वाली। तो हम इसको आप क्लोज्ड लूप में ले लेते हैं और B.dl लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स आई। अगर यहां पर फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो म्यू नॉट, और अगर कोई मीडियम है तो म्यू लिख देना, उसकी जगह कोई टेंशन नहीं। आई क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें खुरपेच करते हैं थोड़ा। देखिए वो खुरपेच के लिए अगली स्लाइड है पिक्चर में, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए अगली स्लाइड आपने देखी। अब हम क्या करेंगे, इसी C पॉइंट के लिए हम एक जो लूप ले रहे हैं, इसका एरिया हम प्लेन नहीं लेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ऐसा लेंगे, एक लिफाफे की तरह या झोले की तरह। यह समझाने के लिए डिब्बा ले आता हूं। ये देखिए इस तरह का मामला है, ये डिब्बा देख रहे हैं, तो ये डिब्बा ऐसे रख दिया, ऐसे। तो ये लूप तो ऐसे ही सर्किल है, और ये पीछे क्या दिख रहा है, ये किस तरह का, ये सरफेस है। तो हमें करंट इस सरफेस से जानी चाहिए। बात पकड़ में आ रही, ऐसे डब्बा रखा है जिसके अंदर ये डिस्क या पैरेलल प्लेट आ गया इसी के अंदर, और ये दूसरा, ये जो इसका पीछे वाला है, ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। तो जो वैक्यूम होता है बीच में, वहां पर है इसका ये एंड वाला पॉइंट। बात पकड़ में आई होगी, ऐसा है। अब यहां पर देखिए इसी P पर अगर हम निकालने की कोशिश करें, एम्पियर सर्किट लॉ लगाने की कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहां लिख देता हूं, क्लोज्ड B.dl। अब यहां पर म्यू नॉट लिखा, लेकिन इससे जाने वाली करंट है ही नहीं, क्योंकि ये तार तो यहां खत्म हो गया, यहां से तो कोई पार ही नहीं हुआ, इस एरिया को किसी ने छेद करते हुए आगे नहीं गया है। तो नो करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया। कौन सा एरिया, लूप से, जो वो एरिया कैसा भी ले सकते हैं, ये लूप है ना, तो लूप में कैसा एरिया मैंने बताया था, झोले की हिसाब का, ढोलक टाइप का, या मैंने ये डब्बा दिखाया था आपको, ये समझिएगा मेरी बात। ये एरिया है ना पूरा इसका, ये तो ये मैं ऐसे रख रहा हूं, तो इस एरिया को करंट फाड़ती हुई तो गई नहीं है। तो जब करंट इसको फाड़ती हुई गई नहीं है तो इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है भाई, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई करंट कहां होती है। तो ये आप लिख देंगे 0। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, .dl बराबर 0। अब लफड़ा क्या हो गया, पहली सिचुएशन में जब आप केवल एक रिंग, एक क्लोज लूप मान रहे थे, उस समय मतलब ये एरिया ऐसा था उस समय आप लिख रहे थे B.dl बराबर म्यू नॉट आई, और इसी जगह इसी P पर जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0 एक ही पॉइंट पर। तो उन्होंने कहा, मैक्सवेल ने, कि कुछ घोटाला है कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे नॉन यूनिक वैल्यू मिल रही है। नॉन यूनिक का मतलब दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब यह है कि एम्पियर सर्किट लॉ पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। फिर उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिससे हमारी बात कंप्लीट हो जाए। तो मॉडिफिकेशन के तौर पर उन्होंने बोला कि इस कैपेसिटर के बीच में जहां तार नहीं है वहां एक करंट होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो करंट कब होती है, जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बात समझ, क्यों चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है ये भी समझ लो, बात निकली आई है। तो जब आप किसी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हो, जब आप बैटरी लगाते हो मेरे बच्चे, तो शुरू में चार्ज यहां से जाते हैं, तो पहले मान लीजिए एक चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, लेकिन उसके बाद लगातार
करंट जा रही है ना, मतलब बढ़ रही है। अगर 5 एंपियर तक करंट पहुंचनी है तो 0 से 5 एक झटके में नहीं होती, 0 से थोड़ा 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 बढ़ के 5 पहुंचती है। तो जब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी तो इस पे चार्ज भी थोड़ा बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर और तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर और तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, देयर इज ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने इस बात को जोड़ा कि जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हो जाती है। अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। बात पकड़ में आ गई। इसी वजह से यहां इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां मैग्नेटिज्म भी पैदा होता है, जो इसमें आपकी किताबों में नहीं छपा है। यहां पर अगर आप कंपास रख दें, मैग्नेटिक कंपास, तो ये हिल जाता है। और कंपास हिलेगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो, जबकि कोई मैग्नेट आपने लगाया नहीं है और करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म बनता है वो बाहर है, यहां तो कोई करंट है नहीं। तो आप ये समझ जाते हैं, अगर उस एंगल से भी देखें तो आप ये समझ जाते हैं कि ये कंपास हिला है, मैग्नेटिक नीडल हिली है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बना है। और कौन बनाया होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो बनाया है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही एक स्टेडी करंट इसके अंदर हो जाती है तो ये डीसी है, वैसे ही रुक जाएगी। एक स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आपको नहीं मिलती। बात पकड़ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं, हर एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी बात को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है अच्छी भाषा में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई। आप देखिए कि एम्पीयर सर्किटल लॉ एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग भाषाएं बोल देता है, तो उसको सुधारेंगे, अभी सुधार देंगे ये। तो उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी पिक्चर में आ जाती है। कब आ जाती है, वेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम। तो ये तब पिक्चर में आती है बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा होगा, तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट पिक्चर में आती है कंडक्शन करंट के साथ में। लेकिन और प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी सीखेंगे। पूरी बात मैंने कहा ना कि फुल कहानी प्यार मोहब्बत से सारे टॉपिक कवर। तो अब ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये होती है ID इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और कहीं पर अगर पूरी करंट लिखनी हो, फुल करंट, तो क्या कहते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू IC प्लस ID। IC क्या है, कंडक्शन करंट, तार में जो फ्लो करती है, कंडक्शन करंट। और आप ये जान ही रहे हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई होगी। और यही देखिए I इज इक्वल टू IC प्लस ID लिखा हुआ है। IC तो हो गई कंडक्शन करंट जो वायर में, तार में फ्लो करती है, और ID डिस्प्लेसमेंट करंट है जो ऊपर लिखी है एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। तो ये बात यहां से आपको पकड़ने में सुविधा रहती है। आगे चलते हैं एक कदम और। अब यहां पे देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब ये जो एम्पियर लॉ मॉडिफाइड हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। कंसिस्टेंसी देखने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो अगर यहां करंट थी तो क्या यही यहां पर भी जितनी करंट थी वही करंट आगे जा रही है, तब तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है। भाई यहां पर अगर करंट ना मिली तो ये काहे की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब समझ लीजिए लगातार, निरंतर, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप मोटे तौर पर। तो आप समझ रहे हैं आई उधर मिल रही तो अंदर भी मिलनी चाहिए आई। तो इन्होंने यही चीज दिखाई यहां पर कि हमारी टोटल करंट जो होती है वो IC प्लस ID होती है। और जब बाहर कंडक्शन वायर में करंट फ्लो करती है तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है, शून्य होती है। तो यहां पर इस कंडक्शन वायर में I की वैल्यू हो जाएगी केवल IC। इस वायर में अंदर जैसे आओगे तो अंदर हमारी IC तो है नहीं, तो बची क्या ID। और ID को भी जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू IC के बराबर ही, अगर IC बराबर I है तो ID बराबर भी I आ जाता है।
बात समझ में आ रहा है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई वायर नहीं है तो कंडक्शन करंट शून्य हो जाएगा। तो जब आप आई निकालने जाएंगे, भाई यहां पर आपने पहले आईडी 0 रखी तो आई बराबर आईसी आ गया, फिर इसके अंदर आपने आईडी 0 रखी, आईसी 0 रखी तो आई बराबर आईडी आ गया। तो ये दोनों देखिए एक दूसरे के बराबर हैं। यही चीज कंसिस्टेंसी के फॉर्म में कही जाती है कि ये कंसिस्टेंसी आ गई इसमें। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। मैंने कहा जब बातचीत चली रही है तो क्यों ना हम इसको समझ पाएं। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारे क्या फायदा हुआ, क्या इंपॉर्टेंस हो गई? देखिए इंपॉर्टेंस ये हो गई कि यहां पर हम ये देख पाए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो पहले ही हमने बताई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इसने सिमेट्रिसिटी लाके धर दी। कैसे सिमेट्रिसिटी लाके धर दी? क्योंकि हम ये देख पा रहे थे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिज्म को पैदा कर रहा है और जो मैग्नेटिज्म है चेंजिंग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को पैदा कर सकती हैं, तो ये सिमेट्रिसिटी हो गई। जहां पर जो बातें लिखी हैं देखिए वो क्या लिखी है कि फेराडे साहब ने बताया था -d∅/dt कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको भी समझा देता हूं, लगे याद आपको, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये हम जानते हैं, फेराडे का लॉ यही कहता है। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई 2 पॉइंट हमारे पास हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में ही निकाले हैं ना, तो यहां से ए से बी अगर आप जाते हैं, यूनिट चार्ज को ले जाते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ता है वही तो ई होता है, क्योंकि ई होता है W/Q। अगर Q यूनिट चार्ज ले लोगे तो E बराबर W। तो हमें एक यूनिट चार्ज को अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाऊं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वही तो ईएमएफ होता है। और अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वर्क डन करना पड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इस पॉइंट से हम समझे कि यहां पर E है और ये E है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से E बन रहा है, तो दोनों में रिश्ता कायम हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से E और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से E। तो दोनों एक दूसरे के पूरक टाइप हो गए, समझ लीजिए, एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। और यही बात आगे खुल के आती है कि दोनों चीजें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाता है, एक दूसरे की सिमेट्रिसिटी हो जाती है। और यही बात आगे जो निकल के आती है, एक और धांसू रिजल्ट इससे मिलता है डिस्प्लेसमेंट करंट से, जो कॉन्सिक्वेंस है या उसका लाभ मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये बताना इसलिए जरूरी है कि कई लेक्चर्स आप कई लोगों के सुनेंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की चर्चा तो शायद की जाएगी, लेकिन ये आपको शायद बताने में शायद ना बताएं कि इसकी अहमियत क्या है, इसका फायदा हमको क्या हुआ। फॉर्मूले तो घोंट लेंगे आप। तो मैंने कहा यह भी आपको अंदाजा दिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक कर देता है। ये बात पकड़ में आ गई होगी। एक कदम और आगे ले जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने जहां तक लिखी थी, मैंने जो बातें समझाई हैं वो आपके सामने हैं। अब देखिए इसकी करीबन 5-6 प्रॉपर्टीज हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो भी सीख लीजिए, काहे को, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो पहली देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले इन ए रीजन और स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम। आपने देखा ही था कि आई की जो वैल्यू थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, वो थी ε0 d∅/dt। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा होगा तो आईडी 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट कहां बनती है, जहां चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा हो। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ए स्टेडी कंडीशन इन ए रीजन और वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट चेंजिंग विद टाइम है, d∅e/dt 0 है, तो आईडी 0 हो जाएगा। या स्टेडी करंट फ्लो होने लगी तो स्टेडी करंट में भी डिस्प्लेसमेंट करंट 0 आ जाती है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स लाइक कंडक्शन करंट। जो डिस्प्लेसमेंट करंट इन कंडक्टिंग वायर इज 0,
जो कंडक्टिंग वायर होते हैं ना, इसमें हमने लिखा था I इज इक्वल टू IC प्लस ID, आप जानते हैं। तो आप ध्यान ये रखना है कि नॉर्मली इसमें कंडक्टिंग वायर में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है और जीरो होती है, वो उसके बराबर करंट कंडक्शन करंट होती है। तो ये बात आप और समझ पाए होंगे। एक कदम और बढ़ते हैं, 2-3 कंडीशन और। 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन ए रीजन और स्पेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस पे सवाल भी आ जाते हैं। ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट DFE अपॉन D phi E अपॉन DT। The displacement current in combination with conduction current satisfies the property of continuity. Property of continuity मैंने दिखाया, निरंतरता रहती है IC प्लस ID में। ये मैंने दिखाया था कि तार में भी करंट उतनी ही है जितनी डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हो जाती है। द डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। डिस्प्लेसमेंट जो करंट होती है ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जैसे कि कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो इसका हाव भाव बिल्कुल करंट जैसा ही है। लाइक कंडक्शन करंट फ्लोइंग वर्ड प्रोड्यूसेस इन अराउंड द वायर्स। तो ये प्रॉपर्टीज भी मैंने बता दी, एकदम खोद डाला हम लोगों ने। अब 1-2 सवाल भी कर लेंगे, काहे को पूरी बात सीखेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस, ये सर्कुलर प्लेट्स हैं और इनकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इट इज बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट्स राइजेस स्टेडली एट द रेट ऑफ दिस वन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट है इंक्रीज होने का। तो DE अपॉन DT की वैल्यू 10 की पावर 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड है, ये हमको दे रखा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हम जानते हैं, ID की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट D phi E अपॉन DT। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को लिखा जा सकता है E इंटू A। तो यहां पर मैं लिख दूंगा DE इंटू A अपॉन DT, ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। और एरिया कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन नॉट एरिया बाहर आ गया, ये रहा DE अपॉन DT। अब और ऊपर से एरिया की वैल्यू और रख दो, यही लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर DE अपॉन DT। थोड़ा सा नीचे करना होगा, और ये वैल्यू कितनी बन गई, अब इसकी पूरी वैल्यूज रख दीजिए। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पाई, और R है 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और DE बाई DT 10 की पावर 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.07 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया है डिस्प्लेसमेंट करंट का। इस तरह ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैं हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे, या नोट कर लीजिए, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है। ये देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो ये रही कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सिलेबस के हिसाब से बातचीतें हैं, उनमें बात को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि दो एक खूबियां क्या है, कि एक जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी समय के साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, वो सोर्स होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी बदलाव भरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बना देता है बदलाव भरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बदलाव भरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बदलाव भरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बना देता है बदलाव भरा मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नहीं लिख रहा हूं, यहां लिखा है समझिएगा, वो बना देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वापस बना देता है मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग की बात कर रहा हूं, दोनों वेरिएबल है, समझाने के लिए इजीएस्ट भाषा यूज की है। तो मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये एक दूसरे को बना सकते हैं तो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। यही खूबी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये खूबी होती है, भी मैं बताऊंगा आपको, और आप जानते भी हैं।
इस खूबी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पैदा हो जाती है और इसमें से कोई भी अगर एनर्जी को लॉस ना हो तो ये अनंत काल तक जीवित रह सकती है, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट होती है, एक बार चली तो कहीं तक जा सकती है। इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये। खैर, ये दोनों बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी पीडीएफ में जो लिखी है। फैराडे लॉ क्या बोलता था, मैक्सवेल साहब ने क्या बताया था। अब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, सबसे पहले मैंने अलग से फोकस भी किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कारण है, जो सोर्स है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। थ्योरी के हिसाब से और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम ये मानते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से, अब इसके बारे में इस स्लाइड के बाद में थोड़ी और फोकस करूंगा, लेकिन इस स्लाइड में मैं इतना ही बता रहा हूं कि एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, तो पहले तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि लिखा है एन ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, एंड विच प्रोपोगेट्स का मतलब चलना, आगे बढ़ना, propagates through space as coupled electric and magnetic field। coupled मतलब आपस में दोनों एक साथ संलग्न कह लीजिए, यानी वो कपल्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करते हैं, दोनों कपल्ड होते हैं, दोनों ऑक्सीलेटिंग बिहेवियर के होते हैं। और वो ऑक्सीलेट कैसे करते हैं भी मैं समझाऊंगा अभी थोड़ा नाटक करके। ऑक्सीलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में ईएम वेव चल रही होती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। मतलब अब मैं थोड़ा सा नाटक करता हूं आपके सामने, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर ये है, इसमें दिशा में समझाऊंगा अभी, ये अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर है, तो ये दोनों इस दिशा में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ये देखिए, ये मेरा हाथ और ये हाथ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं आगे बढ़ने लगूं, ये प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है, यानी वेव के चलने की दिशा, तो अगर मैं ऐसे बढ़ने लगूं तो ये देखिए तीनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। वापस आता हूं, कैमरे से बाहर निकल गया होऊंगा फिर से, ये देखिए मैं इधर से आता हूं थोड़ा पीछे से, कैमरे में शायद होऊंगा, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, और प्रोपोगेशन ये आगे हो रहा है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऐसे चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको समझने में मदद मिल रही होगी, और इसी बात को समझें क्योंकि आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा सा नाटक जरूरी है। ये देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर यहां दिख रहे हैं इस डायग्राम में देखिए, और मैग्नेटिक वेक्टर आपको इस दिशा में दिख रहे हैं। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो यहां पर जो पिक्चर डायग्राम बनाया गया है, यहां डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस पर है, यानी कि जो ईएम वेव की चलने की दिशा है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। ये सवाल पूछा जाता है इसलिए फोकस करिएगा इस पे। एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी ईएम वेव किधर चल रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। उस समय इलेक्ट्रिक वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। ये देखिए ई किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, और बी किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। तो ई किधर है, वाई एक्सिस पर, और बी किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। तो ये y और z दोनों परपेंडिकुलर, और साथ में x एक्सिस के भी परपेंडिकुलर, जो मैंने ये कोई डांस किया आपके सामने समझाने के लिए, उससे आप समझ पाए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों ऑक्सीलेट करते हैं, दोनों सेम फेज में ऑक्सीलेट करते हैं, बात करूंगा आगे अभी। और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। यह बात हमारी समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं एक कदम और समझते चलेंगे प्यार से। अच्छा, यहां पर एक सिंपल इक्वेशन और लिखी जा सकती है जो जान भी लेनी चाहिए आपको। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन लिख रहा हूं, डरने की कोई जरूरत आपको नहीं है। यहां पर मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज ई को लिखूं तो ई को लिखा जा सकता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना,
और मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये वेक्टर फॉर्म ई वाई की डायरेक्शन में है, ई एक्स और ई जेड की डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए अगर बी की, तो बी क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन, और उसको लिखा जा सकता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इसकी कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया। मैं ज्यादा और इसका लीपा पोती नहीं कर रहा हूं, वरना थोड़ा सा आपको भारी ना लग जाए, वरना सही माने में तो इसके डायरेक्शन को भी लिखना चाहिए था, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। आप इतना जान लीजिए, जहां पर आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी होगी या 11th क्लास में कई बच्चे तो बता रहे थे कि उन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं आखिरी 2 चैप्टर्स, अगर पढ़ा हो, ये एम्पलीट्यूड है, देखिए आप जानते हैं ई नॉट एंड बी नॉट, ये एम्पलीट्यूड है, ये तो पहचानते ही होंगे आप। और ये इसकी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं। तो इसको जब भी जहां जैसी सिचुएशंस आएगी उसको हम टैकल करते रहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशंस है, इतना हम समझते हैं। के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसे 2 पाई बाई लैम्डा से जानते हैं हम लोग, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। 1-2 बार इस पे सवाल बना है, इसलिए मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी बात आपको बता दी जाए। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। आइए एक कदम और आगे लेके चलते हैं, बहुत आसान है चैप्टर मक्खन। एक कदम और आगे लेके चलते हैं, कुछ बातें और आगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जो आप समझते चलेंगे। अच्छा, यहीं पर समझ लेते हैं, देखिए वो पॉइंट दिमाग से रह गया। यहां पर देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और होती है कि अगर हम इन दोनों का E और B का रेशियो ले लें तो वो C के बराबर होता है। E अपॉन B इज इक्वल टू C। व्हाट इज C? C क्या होती है? स्पीड ऑफ एन EM वेव। व्हाट इज C? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, और ये C की स्पीड है, और इसे क्या कह सकते हैं हम, वैक्यूम में है कह लीजिए। C की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम लिख दीजिए, या एयर। तो अब ये E बाई E की जब बात करते हैं यहां पर, तो भाई किसी भी इंस्टेंट वैल्यू के लिए अगर ये बराबर बैठती है तो इसको हमेशा हम E नॉट अपॉन B नॉट से भी दिखा सकते हैं। भाई किसी भी इंस्टेंट वैल्यू के लिए बराबर आ रही है तो ये इसके एम्पलीट्यूड के लिए भी बराबर आएगी, तो E नॉट अपॉन B नॉट को भी C के बराबर रख दिया जाएगा। इस पे ये वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इस पे 1 नंबर वाले सवाल तो ऐसे बनते हैं जैसे अंडे से मुर्गी निकलती है। मतलब वो टीचर एग्जामिनर जो टेस्ट पेपर बनाते हैं एग्जाम का, वो चक्कर में रहते हैं मौका मिले और मैं ये डाल दूं सवाल, ये समझ लीजिए बस आप। और भी 1-2 बातें हैं जो मैं सोच रहा हूं लगे हाथ बता ही दूं आपको, थोड़ा लगेगा फॉर्मूला टाइप का आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो छोड़ना ठीक नहीं है वहां पर। ठीक, तो खैर उस बात को भी समझ लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूले आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक फॉर्मूला और ध्यान कर लीजिए कि छोड़ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। देखिए, और 1-2 जानकारी आपको एक और सिचुएशन पता होनी चाहिए जो कि मैक्सवेल ने निकाली थी कि C की जो वैल्यू होती है, जो पहले पढ़ी भी है इन लोगों ने पीछे, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस भी फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, ये पहले इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को भी दिमाग में रखिए। C क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। अगर मान लीजिए कहीं बात करने की आ जाए कि साहब वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, भाई जरूरी थोड़ी कि हमेशा वैक्यूम ही मिले, तो ना मिले कोई चिंता नहीं, V की बात कर लेंगे, लिख दो ना, उसमें क्या जाता है, इसमें क्या है, कौन सी खास बात हो गई भाई। देखिए कितने प्रेम से, अभी C की जगह ये तो था स्पीड इन वैक्यूम। अब अगर कहीं आ जाए स्पीड ऑफ EM वेव इन एनी मीडियम, तो उसे लिख देते हैं V। ये क्या है? स्पीड ऑफ EM वेव इन एनी मीडियम। बहुत आसान बात पकड़ में आ गई होगी।
अब ये लंबा लिख दिया तो मैं दोबारा लिख देता हूं भी, जैसे फॉर्मूला आपके दिमाग में छपने के लिए तैयार हो जाए। अंडर रूट लगाओ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये जानते ही हैं, तो मीडियम की परमेबिलिटी और परमिटिविटी होता है, इतना तो उम्मीद कर रहे हैं आपको याद होगा। फिर इसमें कानून अगर दे दो आप जानते हैं, इसको लिख सकते हो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू को लिखा जा सकता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। फर्दर एक कदम बढ़ाओ तो लिख सकते हो C अपॉन K इंटू म्यू आर। अब कई बच्चे तो भूल ही गए होंगे कि सर ये K क्या है, K क्या है? तो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उम्मीद है याद होगा कईयों को। डाइलेक्ट्रिक, पीछे पढ़े हैं टर्म 1 में, कांस्टेंट। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। भाई बता, जब पढ़ा ही रहे हैं तो पूरी बात पढ़ ली जाए। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक। बाकी एप्सिलॉन नॉट वगैरह तो जानते ही होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू आपको अंदाजा ही होगी क्या है। परमेबिलिटी ऑफ लिख देते, चलो भाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब पढ़ ही रहे हो तो बिल्कुल तरीके से पढ़ो। और ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। ये पूरी ये कहानी इसलिए ज़रूरी है, ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी कर दूं, अगर आप वाकई पढ़ाई में सीरियस हैं तो ये जो 3-4 फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है या जेईई मेंस का, उसको तो इसको बिल्कुल पी जाना चाहिए। रसना, कोका कोला। खैर चलिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आइए साहब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, एक एक नंबर में छपेंगे, इस बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल आने नहीं है। मालूम नहीं क्या होने वाला, वैसे ओमिक्रॉन खतरनाक सिचुएशन। खैर अब ये दूसरी बात जो है कि भाई सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ध्यान रखिएगा सोर्स का जिम्मा एक्सेलेरेटेड चार्ज पर रहता है। थोड़ी मैं भूमिका बांध दूं इसमें, जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा तमीज से पढ़ते हैं। देखिए आपको मालूम होगा कि अगर हमारे पास, मैं चार्ज को प्लस से शो कर रहा हूं, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जब हमारा चार्ज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जब चार्ज एट रेस्ट होता है, जब हमारा चार्ज एट रेस्ट होता है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी कहानी, जब हमारा चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन कर देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन अपने मन से लिखे दे रहे हैं, जहां एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इस सिचुएशन में वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अगर तीसरी सिचुएशन खड़ी हो जाए जहां पर हमारा चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि चार्ज मूव जो कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पर सेकंड बदल रही है, बस चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, और साथ में कमाल क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होंगी। हम लोग यहां पर अटके हैं, तो ये थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया जिससे हम लोग वही ना पढ़ें जो पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी आगा पीछा भी ध्यान रहे। बात समझ गए होंगे आप। तो कभी भी सवाल में पूछा जाए कि सोर्स ऑफ ईएम वेव क्या होता है, तो प्रेम पूर्वक आप बोलेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज। बाकी कहानी आपको पता है, रामायण। बहुत सुंदर बात। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक सीखते रहिए, मजा आता रहेगा आपको।
अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ई नॉट फी नॉट की बात जो थी, तो वो आप समझ चुके हैं। वही बात यहाँ लिखने की बात आ रही है जो ऑलरेडी मैंने बताई थी, जो यहाँ लिखी थी ना, वो ई नॉट ई इज इक्वल टू वाली बात। तो इक्वेशन जो बताई थी वही है, वो बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। एक कदम और आगे चलते हैं, बात समझते हुए, दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए इसके अंदर और आ जाती हैं, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव। अब हमको ये पता है कि जब भी वेव चलती है तो वो एनर्जी कैरी करती है। भाई डिस्टर्बेंस है, एनर्जी कैरी करेगा। अब एनर्जी कैरी करती तो एनर्जी कैरी करती कितना है, इसको कैसे बतावा जाए? तो यहां पर बताते हैं कि इसको देखने के लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। मैं एक बार लिख देता हूं, लिखा तो यहां वैसे है ही कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। और इसको हम छोटे यू से दिखाते हैं, किससे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है एनर्जी डेंसिटी का? सिंबल लिख देता हूं यहां पर, छोटू यू। ये पता नहीं वो कैसा बनाया मैंने, ठीक। एनर्जी डेंसिटी यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी डेंसिटी हो गई। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी कैरी करते हैं बच्चों। अच्छी बात क्या है कि दोनों में लड़ाई नहीं होती, यानी वो कहते हैं भाई 50% तुम कैरी करो, 50% मैं कैरी करूंगा, यानी पूरी एनर्जी का आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करता है, आधा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं, एक दूसरे का हिस्सा हड़पने के चक्कर में नहीं है, ठीक। यानी यहां देखिए कि यूई की वैल्यू यूबी के बराबर है, और ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है, देखिए ई आरएमएस लिखा है, तो ई आरएमएस की वैल्यू आपको याद होगी, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ी थी आपने। ई आरएमएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस, यानी ई नॉट एम्पलीट्यूड का वैल्यू का अपॉन √2, यही ई आरएमएस है। इसी तरह बी आरएमएस की बात जब करोगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ा था ना, भी 10-15 दिन पहले एग्जाम दिए होंगे। कहां गई भाई? कितना सरल होता है ये सब भाई, वेरी इजी। ये इसकी वैल्यूज लिखी मैंने, इसलिए लिखी कि बाय द वे अगर एक नंबर का सवाल टपक जाए तो आप एक नंबर की जगह 4 नंबर का आंसर कर दीजिएगा। बड़े प्रेम से, इतना समझदारी है आपकी। तो इलेक्ट्रिक अगर आपको बोले कि एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो यूई एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ बी स्क्वायर आरएमएस अपॉन म्यू नॉट, डिनोमिनेटर में बात खत्म। और अगर टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देना, बात खत्म है क्या? उसमें यूई प्लस यूवी ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जो नीचे लिखी है। फॉर्मूले के तौर पे याद कर लीजिए, लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बता रहा हूं इतना तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए आप हिट है, आप सुपर हिट है, पक्का पक्का। इसी बात पे लाइक करो, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। चलिए प्रेम पूर्वक मैं एक एक बात समझा के चल रहा हूं, भले 2-4 मिनट ज्यादा लग जावे, लेकिन आपकी समझ में पूरी बात आवे। चलिए साहब समझते हैं आगे इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अब इंटेंसिटी का भी जिक्र कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मुद्दा यह है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी पास होती है उस एरिया से, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, वो होती है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा।
और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन म्यू नॉट, सी है स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, तो आई की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। ये आप याद करके बढ़िया से लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। इंटेंसिटी समझ गए ना, जिस डायरेक्शन में ईएम वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, वो इंटेंसिटी हो गई। बात खत्म हो गई। बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही सरल बात। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट बातें। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपसे हमेशा पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 4 बार ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि जो मोमेंटम है ना, वो ऐसा समझा जाता था कि उसी में पाया जाता है जिसके अंदर मास होता है। क्योंकि लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है, तो अगर मास नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना था साइंटिस्टों का। बिल्कुल ठीक सोचते होंगे। वेव थ्योरी का ये सोचते थे कि भाई इसके अंदर तो मास होता ही नहीं है, वेव तो मतलब एनर्जी में काहे का मास, तो इसमें मोमेंटम नहीं होना चाहिए। जबकि बाद में पता लगा कि जो वेव्स होती हैं, जो ईएम वेव्स होती हैं, इनका भी मोमेंटम होता है, और मोमेंटम की वैल्यू p है टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इनके पास एनर्जी भी होती है और इनके पास मोमेंटम भी होता है। ये एकदम दिमाग में ठूस लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। समझ में आया ना? ऐसी गलती ना कीजिएगा कि मोमेंटम होता नहीं क्योंकि मास नहीं होता, ये लॉजिक नहीं काम करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। P है लीनियर मोमेंटम, U है टोटल एनर्जी, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे सवाल घूम घूम के आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे एक कदम और। अब कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, फिर आगे चलेंगे एक कदम। इसमें पूछा गया, इलस्ट्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। भाई ये किसी एग्जांपल से आप बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती हैं। तो जैसे सूरज की रोशनी या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। स्पेक्ट्रम में लाइट, हमारी जो विजिबल लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब वो किसी पे धूप पड़ती है, धूप समझ लीजिए, धूप जब किसी पे पड़ती है तो उसको हीट अप कर देती, गर्म कर देती है। गर्म कैसे कर रही है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो जो सेल्स होते हैं, उसमें फोटो करंट निकाल देती है। तो वो एनर्जी और मोमेंटम होने के बाद ही ऐसा कर सकती है। तो अगर आप लिखें कि इस बात को कि अगर ऐसा नहीं होता, मतलब इफ, पहला तो क्या है, लाइट हमारी क्या होती है, ईएम वेव। ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, होगा भी नहीं। और साथ में ये क्या लिख सकते हैं कि इफ लाइट डिड नॉट कैरी energy and momentum, it would not be able to heat up and generate photocurrent in photocells। तो एग्जाम्पल सा हो गया और आप इस तरह का इसका आंसर कर सकते हैं। ये 2019 का सवाल है, बोर्ड में आया हुआ। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते रहते हैं। ये इसका पीडीएफ मैंने बताया, नीचे स्क्रॉलिंग जो पट्टी चल रही है, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलेंगे एक कदम हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। भाई इसका आंसर तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं, मैंने काफी बताया। और यहां पर मैं एक पोल भी जनरेट कर देता हूं मजा लेने के लिए आपसे। देखते हैं कि आप क्या आंसर करने वाले हैं। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी
इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी इन मोमेंटम, 2017 का। मैं 5-10 सेकंड रुकता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा देखने के लिए। वैसे कई बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है, यहां पर कहीं दिख रहा है, और बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं, सबका जवाब यस है। एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनर्जी मोमेंटम दोनों कैरी करती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं रहा। इन विच डायरेक्शंस डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस? इसका भाई जरा रिकमेंड करके बताइए। इसको भी मैं जरा लगा देता हूं, आप बताएं कि इन विच डायरेक्शंस डू द इलेक्ट्रो, ये देखिए सिचुएशन, एक्स बना दीजिए, वाई बना दीजिए, जेड बना दीजिए, कर पाएंगे मेरे ख्याल से। इन विच डायरेक्शंस डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सिलेटिंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस? ईएम वेव जो है वो हमारी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में होंगे, मैंने आपको समझाया है। प्यार से एकदम, भले 10 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन दिमाग में चिपक जाए नहीं चाहिए आपकी बात। तो देखते हैं बच्चे क्या बोलने वाले हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आंसर इसका लिखता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, ई जो होगा वो होगा वाई एक्सिस पर, और जो आपका बी है मैग्नेटिक फील्ड वो होगा जेड एक्सिस पर। तो इस तरह से यहां पर ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा इधर। तो ये थोड़ा सा जरूर आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में ये बातें पूछी जाती हैं और आपको आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो मजा कम आएगा। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, आपको बताया था कि इसका जो सोर्स माना गया है ऑफ ईएम वेव, वो हम मानते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज जन्म देता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनाता है टाइम वेरिंग या ऑक्सिलेटिंग कह सकते हैं, टाइम वेरिंग, टाइम के हिसाब से होने वाला बदलाव मैग्नेटिक फील्ड को। और जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इससे वापस बन जाता है हमारा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेल्फ सस्टेनेंस हो जाता है इसका, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, तो आपसी में खेलने लगते हैं, कपुल्ड बन जाता है, तीसरे की जरूरत नहीं, फिर ये चालू हो जाते हैं अपना, ये पहले से दूसरा, दूसरे से पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से पहला। ठीक, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए और बाकी बात आप समझ गए। बाकी कहानी थ्योरी तो आप कुछ भी लिख सकेंगे इसके आगे। अब शुरू होती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो बातें पढ़ी हैं वो ध्यान में रखते हुए फटाफट इसको सीखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, करीबन मेरे ख्याल से शायद 10 प्रॉपर्टीज है, देखते हैं फटाफट। द EM waves are produced by accelerated charge and do not require any material medium for their propagation। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज से बनती हैं और कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, वैक्यूम में धड़ल्ले से चलेंगी, कोई मटेरियल मीडियम चाहिए नहीं। साउंड वेव जैसे होती है, साउंड को चलने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, वैक्यूम में नहीं चलती साउंड, इसको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। The direction of oscillations of E and B fields are perpendicular to each other as well as perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the wave. So the electromagnetic waves are the transverse in nature। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। आपको जैसा हम लोगों ने समझाया अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्रोपोगेशन
सब के सब परपेंडिकुलर आपको दिखाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और जो प्रोपोगेशन है वो इस डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। द ऑक्सीलेशंस ऑफ ई एंड बी फील्ड्स आर इन द सेम फेज। इंपॉर्टेंट है, सेम फेज का मतलब क्या है? जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है, देखिए टॉप पर, उसी समय बी मैक्सिमम होगा। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी शून्य होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। दे आर बोथ आर इन हार्मोनी, मतलब एक साथ बढ़ेंगे एक साथ घटेंगे, इतना कार्यक्रम होगा। वो दोनों के दोनों सेम फेज में हैं। चलिए, ये 3-4 प्रॉपर्टीज हो गई, आगे की देखते हैं। आगे देखेंगे, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में चल सकती हैं विद द सेम स्पीड। इंपॉर्टेंट है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, चाहे वो विजिबल लाइट हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, रेडियो वेव्स हो, सब की सब स्पीड सेम होती है, सबकी स्पीड सेम होती है। तो वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद सेम स्पीड। फ्री स्पेस में सबकी स्पीड सेम होती है, जो करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बाकी किसी मीडियम में निकालनी है तो उसकी चर्चा हम लोग अभी 4 स्लाइड पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपकी नॉलेज में है। चलते हैं एक कदम और आगे। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज E0/B0 C। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के तौर पे। इस पे भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल अक्सर बनाए जाते हैं। उम्मीद है आप इन बातों को नोट कर रहे होंगे और ध्यान रखेंगे अपने फायदे के लिए। नंबर 6, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसा आपको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैरी करती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एनर्जी कैरी करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो इतनी एनर्जी डेंसिटी आपको मिलती है, और साथ में अलग अलग कितनी होती है ये भी हमने अभी डिस्कस किया था 10 मिनट पहले। एक कदम आगे और बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हर बार कह रहा हूं, आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा इस बार ये, चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर आवे चाहे सब्जेक्टिव आए, ये पेपर में आएगा आपके। अभी बता रहा हूं, 3 महीने बाद पेपर में मिलेगा आपको, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, P = U/C। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्लेक्ट नहीं होती। ऐसा आपको ना लगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसके इंपैक्ट की वजह से ये घूम जाएंगी, डाइवर्ट कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। नहीं होता ऐसा। लाइट जाती है, प्रकाश, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड में मुड़ती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ती नहीं है, नहीं मुड़ते। ये ध्यान रखने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपके दिमाग में ये बात रजिस्टर कर जाए। बड़ी अच्छी बात है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइट में सब फिनोमिना देखने को आपको मिलता है। कुछ फिनोमिना से आप चिर परिचित हैं, इंटरफेरेंस वगैरह को आप वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे। The electric field of an electromagnetic waves is responsible for its optical effects। हमें जो विजिबल लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो दिखने वाले इफेक्ट हैं वो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से कहीं ज्यादा होता है। देखिए E0 इज मच ग्रेटर देन B0। तो जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, यानी लाइट पड़ी और हमको कोई चीज दिखी, ये उसका ऑप्टिकल इफेक्ट है। ये ऑप्टिकल इफेक्ट E0 की वजह से होता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड वाले इफेक्ट से। ये भी छोटी सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। अब ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक पार्ट है जो खत्म हो जाता है, दूसरा पार्ट आता है इसके स्पेक्ट्रम का। अब इस पार्ट में थ्योरी ज्यादा है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या है। इसमें याद करने वाला पोर्शन अब शुरू हो जाता है। इसके अंत में, चैप्टर के अंत में मैंने
4-5-6 क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, अंत में उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो का PDF अगर आप चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉलिंग चली रही है, आप अरविंद एकेडमी ऐप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम क्या है? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ EM वेव अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ कह लीजिए या अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अरेंज कर लीजिए, बस स्पेक्ट्रम इसी को बोलते हैं। और सुंदर भाषा में लिखना हो सब्जेक्टिव आंसर तो इस तरह से लिख सकते हैं। मोटी मोटी मैंने बात बता दी जो समझ में आती है। ये है स्पेक्ट्रम की वेशभूषा या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये दी हुई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो बढ़ते हुए क्रम में ऐसे दिखाई गई है। यहाँ पर ये न्यू है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 है, देखिए ये बढ़ रही है, ये 10⁻23 हर्ट्ज है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इस दिशा में वेवलेंथ घटती हुई दिखेगी आपको। दिस इज द लैम्डा। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है, क्योंकि V = N लैम्डा या न्यू लैम्डा, आपको वैल्यू पता है, फॉर्मूला जानते होंगे। V = न्यू लैम्डा या V = कोई बच्चे F लैम्डा लिखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगी, क्योंकि V तो होता है कांस्टेंट कह लीजिए, C कर दीजिए, C = F लैम्डा। तो अब इसके हिसाब से यहां पर देखिए तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है गामा रेज की। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वेव की एनर्जी क्या है? hν। तो अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो उस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, वेवलेंथ हो जाती है शॉर्ट। आगे भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद बात करते हैं एक्सरेज की। तो एक्सरे की उससे कम, फिर अल्ट्रावायलेट रेज। विजिबल रेंज जो होती है बहुत ही छोटा स्पेक्ट्रम होता है। देखिए विजिबल रेंज का बहुत छोटा, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है ये EM वेव का स्पेक्ट्रम है। इसमें यहां से देखिए डॉटेड लाइन लगा के लिखा हुआ है, इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर लिखा है। ये अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर मोटे तौर पे 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ जाएगी। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास रेड की वेवलेंथ। वायलेट की सबसे छोटी होती है तो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास वायलेट की वेवलेंथ जाएगी। तो ये जो विजिबल रेंज का वेवलेंथ है उसका एक रेंज है बेटा। और बाकी इसके नीचे बात करें तो इंफ्रारेड आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन, FM रेडियो, AM रेडियो, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। तो ये थोड़ा सा आइडिया, आपको यही चैप्टर है, इसी को पकड़ के रखना है। बहुत बढ़िया, एक कदम और आगे चलते हैं। अब ये कुछ आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी घुमा के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए गामा रेज, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ये मैंने एक जगह इसलिए कर दिया है कि आपको भटकना ना पड़े, आप इसी से तैयारी अपनी कर पाएं। तो ये आपको एक नोट्स के तौर पे, एक सुपर नोट्स के तौर पे चीजें मिल सकती हैं। ये मीटर में दिया गया या हर्ट्ज में, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी याद करनी पड़ सकती है आपको बेहतर नंबर्स के लिए। ये विजिबल रेंज की ये वेवलेंथ है, विबग्योर लिखा हुआ है। वायलेट का नैनोमीटर में है देखिए, और ये रेड कलर का लिखा है। इसी की बीच सारी चीजें हैं जो आप याद रह जाती हैं, तो खैर या करनी होंगी आपको। अब ये कुछ रेडियो वेव्स वगैरह के बारे में बातचीत है। देखिए जो रेडियो वेव्स हैं क्या हैं? दीज आर दी EM वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होती है। एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ये तो कॉमन सेंस हो गया, जो बातें हमने पढ़ी लिखी हैं। यूजेस ऑफ रेडियो वेव क्या हुई? इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। अब ये यूजेस के ऊपर बड़े सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं आपको। ये आप इसमें इन सवालों से बच नहीं पाएंगे। तो आपको सबके यूजेस कम से कम 2-2 या 3-3, 2-2 तो पक्की तौर पे तैयार होनी चाहिए हर के। तो ये आप जरूर अच्छे से पकड़ के रखें। अब इसके फिर वेवलेंथ रेंज कितनी है और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है पता होनी चाहिए। सोर्स, डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज भी लिख दी हैं, जो आप चाहें तो तैयार कर लें, वरना ये 2-3 चीजें ऊपर की आपको एकदम तैयार होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं। माइक्रोवेव, दे आर द EM वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव का यूज किया है
रडार सिस्टम में यूज होती हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होती हैं। एयरक्राफ्ट नेविगेशन समझ रहे हैं, रास्ता दिखाने वाला, नेविगेटर सब जानते ही हैं। घर में जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, कई घरों में होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे आप, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेवलेंथ की रेंज 0.03 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 मेगाहर्ट्ज तक होती है। बाकी सोर्स क्या है? ऑक्सीलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम, और बाकी बातें उसको देखा जा सकता है। आगे समझते हैं इंफ्रारेड वेव्स क्या हुई। इंफ्रारेड वेव्स में दीज रेडिएशन लाई क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, अगेन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से एक रहता है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स या थर्मल रेडिएशन। यूजेस इन रिमोट कंट्रोल और टीवी और वीसीआर। जो आप रिमोट यूज करते हैं, अपने टीवी का रिमोट चलाते होंगे, कम से कम टीवी का तो चलाते ही होंगे, उसमें से भी आप देखेंगे तो इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। जो टीवी का वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो आपको दिखती नहीं है वो, क्योंकि विजिबल रेंज में आती नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें, कई बच्चों से बात अभी हो रही थी तो वो ऑलरेडी देख चुके थे, मैंने तो नहीं देखा था, करीबन 5 साल या 6 साल पहले एक दुकान पे गया था तो वहाँ देखने का मौका मिला। तो वो अगर आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लें और उस रिमोट का जहाँ बल्ब लगा होता है, जहाँ से निकलती हैं वेव्स, उसको उस कैमरे के आगे कर दें, मोबाइल कैमरे के सामने, और फिर बटन दबाएं, तो उस कैमरे में, मोबाइल कैमरे में वो वेव निकलती दिखेगी आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार लगेगा आपको। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मोबाइल कैमरा ख़राब नहीं होगा आपका। दिन रात मत करिएगा ऐसा, नहीं खराबी हो जाए कल को तो बोलिए अरविंद सर ने खराब करा दिया कैमरा, तो 2-4 बार करके छोड़ दीजिएगा आप। तो मैंने भी किया था और मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि नेकेड आई से वो नहीं दिखता है, लेकिन मोबाइल कैमरे से देखेंगे तो वो दिखता है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इन रिमोट कंट्रोल और टीवी और वीसीआर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, जिनको कई लोग को मसल्स में पेन रहता है, तो वो सुने होंगे अपने एरिया में कि सिकाई कराने जा रहे हैं, तो वो लोग इनसे, इस वेव से सिकाई करा लेते हैं। तो जब मस्कुलर पेन होता है तो सिकाई हो जाती है, तो उससे उनको आराम मिल जाता है, तो वहाँ यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड वेव का। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स ऑन द एशियंट वॉल, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बाकी इनके बारे में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी हुई हैं जो हमें याद रखनी होंगी। फिर बात करते हैं हम लोग विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट आप जानते हैं, विजिबल लाइट सेंसेशन देता है रेटिना पे। इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम टुवर्ड विच द ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव। इसके अगेंस्ट में ह्यूमन रेटिना सेंसिटिव है, विजिबल लाइट पड़ती है हमको दिखाई पड़ने लगता है। द विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉडीज अराउंड अस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। अब इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शंस। लाइट की प्रेजेंस में, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो लाइट की प्रेजेंस में कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट कई बार नहीं होती हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी। ये वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बारे में लिखी हुई है। आगे बात करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करें। दिस रीजन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन विजिबल लाइट। इन सब में से सवाल आते हैं। एंड कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। ये आपको याद होना चाहिए। यूजेस अगेन इन फूड प्रिजर्वेशन, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फूड प्रिजर्वेशन में आप देखेंगे कि यूवी रेज जो होती हैं कई बार बैक्टीरिया मारने के काम आती हैं। जो सूरज की किरणें होती हैं उनमें नेचुरल यूवी रेज होती हैं, इसीलिए जो बहता पानी होता है नदी का, वो अपने आप क्लींजिंग हो रही होती है उसकी, क्योंकि अगर कड़ी धूप पड़ रही है अच्छी, तो यूवी रेस की वजह से उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया वगैरह वैसे ही मर जाते हैं धूप से, सूरज की रोशनी से।
और कई चीजें जो अजीब होती हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती हैं। यही आप देखे होंगे आपके घर में जो आरओ सिस्टम होता है या पानी फिल्टर करने वाली मशीन, उनमें कई आरओ सिस्टम्स में आप यूवी बल्ब पाते हैं। यूवी बल्ब वो उसी का एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिमुलेशन है जो लगा के क्लीनिंग की जाती है आपके पानी को वो स्टरलाइज करता है या बैक्टीरिया फ्री करता है। तो यूवी रेस का इतना ज्यादा है कि धूप में रख दीजिए, कई घंटे पानी पड़ा रहेगा, बस वो क्लीन हो जाता है। और फूड प्रिजर्वेटिव में यही है अल्ट्रावायलेट रेस, क्योंकि वो मार देता है बैक्टीरिया को, तो वो सड़ने नहीं पाता जल्दी, अधिक दिन तक रहता है। इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहां भी इसकी अल्ट्रावायलेट लाइट की काम आएगा। वेवलेंथ रेंज लिखी है, फ्रीक्वेंसी रेंज, जो आपको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बात समझते हैं एक्स रेज, इसके बारे में आपको 100% मालूम होगा। These EM waves have wavelength just shorter than ultraviolet light. As X-rays can pass through many forms of matter, so they have many useful medical and industrial applications. अब मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो एक्सरे होती है हमारे फ्लैश से, यानी हमारा जो मांस है उससे वो पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करती। तो किसी वजह से कभी मोच आ जाए या आपको लगे कि आपको फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर साहब आपको जब जाते हैं आप डॉक्टर साहब के पास, तो वो एक एक्सरे करा लेते हैं आपका, तो वहां पे दिख जाता है कि आपको फ्रैक्चर तो नहीं है, हड्डी तो नहीं टूटी वगैरह वगैरह। तो केवल हड्डी टूटने के ही केस में एक्सरे नहीं होता, कई बार लंग्स का भी एक्सरे कराया जाता है, कई बार स्टोन के केस में भी कराते हैं, तो वो देख लेते हैं उससे कि भाई कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है। तो इन दी स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर, बिकॉज एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टल्स। तो ये मान लीजिए अंदर कोई पथरी है, स्टोन जिसे बोलते हैं, वैसे तो अल्ट्रासाउंड कराई जाती है नॉर्मली उसके लिए, लेकिन कई लोग एक्सरे भी करा लेते हैं कि भाई स्टोन हो तो दिख जाए उससे, बाकी तो आगे की बातें। इन रेडियोथेरेपी टू क्योर अल्ट्रेसेबल स्किन डिजीजेज एंड मेलिगेंट ग्रोथ्स वगैरह की ग्रोथ्स के लिए भी, मेलिगेंट ग्रोथ्स का मतलब है कैंसेरियस ग्रोथ जो होती है, कैंसर सेल्स जब ग्रो कर रही होती हैं तो एक्सरे से भी उनको किल करने की कोशिश की जाती है। और कुछ जो स्किन्स की अनट्रेसेबल स्किन डिजीज होती है, पता नहीं चल रहा कैसी हैं, तो उनको डेड कर दिया जाता है मार के। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की बातें ये एक्सरे इस तरह के काम आते हैं कि पेनिट्रेट कर पाती हैं। और उसका पिताजी तो ये गामा रेज हैं जो बहुत कुछ तगड़ा पेनिट्रेशन कर जाते हैं। अब इनमें खूबी क्या है कि पेनिट्रेशन में महारत हासिल है इनको। तो इसमें क्या होगा, दीज आर EM रेडिएशंस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तगड़ी फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो ये पेनिट्रेट करने में माहिर है। एंड लोएस्ट वेवलेंथ रेंज, दीज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग EM वेव। अब इसका क्या यूज होगा, इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर्स। मेलिगेंट ट्यूमर्स का मतलब वही कैंसर वाले ट्यूमर्स। तो किसी के खुदा ना खास्ता कोई बीमार है बेचारा, ना कोई बीमार हो, कैंसर ऐसी बीमारी हो किसी को ना हो, लेकिन किसी को अगर हो जाती है और वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, तो जो कैंसर जहाँ पर हुआ रहता है ट्यूमर, उस जगह पर गामा रेज भेजी जाती है। तो गामा रेज, जैसे मान लीजिए ये ट्यूमर है, अब गामा रेज यहाँ भेजी गई, तो गामा रेज क्या करती है, जब यहाँ पे जाएगी गामा रेज है, तो गामा रेज इस ट्यूमर पे जाएंगी और यहां जाके इन पे पड़ेंगी, पेनिट्रेट करेंगी ट्यूमर को जला देती हैं, बर्न कर देती हैं। यानी यहां पे जो टिश्यूज होते हैं, आग नहीं लग जाती है, समझिएगा लग गई और आदमी जल गया, ये नहीं, यहां पे जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, वो जल जाती, डेड हो जाती हैं, खत्म कर देता है उसको। तो जब खत्म कर देता है तो ट्रीटमेंट में ये मानते हैं कि उनको खत्म कर दिया तो उससे दूसरी नहीं पनपेगी, दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा जो डैमेज कर रहा है। लेकिन इसमें जो अच्छी सेल्स होती हैं, जो सपोर्ट कर रही होती हैं ह्यूमन बॉडी को, वो भी निपट जाती हैं इस प्रोसेस में। तो इसके साइड इफेक्ट भी तगड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी हमारे पास विधि नहीं कि हम जांच पाए उतनी छोटी छोटी सेल्स को कि इसको मारो उसको ना मारो। जब वो बम गिराते हैं तो बम में अच्छे आदमी भी निपटते हैं, बुरे आदमी भी निपटते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो ये कहानी यहाँ पर घटना घट जाती है। तो कैंसरियस ट्यूमर्स के लिए गामा रेज यूज करते हैं, वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, तो एटॉमिक न्यूक्लाई के स्ट्रक्चर को गामा रेज चली जाती, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनिशिएट करने के काम में आती हैं।
बाकी इसके वेवलेंथ वगैरह देख ही रहे हैं, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर में, फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻8 हर्ट्ज से ऊपर की बात करी जा रही। अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाएगी यहाँ कुछ, तो वो जो लिखे हैं उसी को एक जगह मैंने समराइज कर दिया है। गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, दे कैन पेनिट्रेट थिक आयरन ब्लॉक्स। गामा रेज में पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, आयरन ब्लॉक्स तक को ये पेनिट्रेट कर देती हैं। ड्यू टू हाई एनर्जी दे आर यूज टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकती हैं। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन मेडिसिन दे आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ये आपको आसानी से याद रह सके, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए ये आपके सामने लेके आए हैं। एक्सरेज आर यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स इन बोन्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर्स एंड किडनीज, मैंने बताया कि स्टोन्स जो रहते हैं उनको गॉल ब्लैडर या किडनीज के लिए देखा जाता है। दे आर यूज इन इंजीनियरिंग टू चेक फ्लॉज इन ब्रिजेस, ब्रिज के अंदर कोई क्रैक आ गया है, एक्सरे से पता कर लेते हैं। ब्रिज के क्रैक को तोड़ के तो नहीं देखा जा सकता है। आप जाते होंगे, आप कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे या कभी कभी मेट्रो में भी आप अपना सामान स्कैन कराते हैं एक्सरे से, तो देख लेते हैं क्या क्या भरे हुए हो, गड़बड़ सामान है तो बाहर करवा देते हैं। इन फिजिक्स एक्सरे आर यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अल्ट्रावायलेट रेज टू प्रोवाइड विटामिन डी, विटामिन डी तो देखता है लेकिन दीज आर हार्मफुल फॉर स्किन एंड आईज ऑल्सो, ज़्यादा हो जाए तो। दे आर यूज टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैंने बताया था कि ड्रिंकिंग वाटर में पड़े तो स्टरलाइज कर देता है। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर यूज टू डिटेक्ट इनविजिबल राइटिंग, फोर्स डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लैब एंड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। ये बातें अभी डिजर्व बताई थी आपको कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको उनकी बजा देता है, ये निपटा देता है उनको। खैर कुछ और बातें। इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी एंड फॉर थेरेपेटिक पर्पस। ये देखिए क्यों मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, क्योंकि इनमें से सवाल बनना तय है, आता ही है एग्जामिनेशन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स क्या हैं? आर यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स टू डिस्टेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज। दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, 3-4 ग्रुप्स हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेव्स, वेरी हाई वेव्स, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, जो लिखा है इसको आप तैयारी कर सकते हैं देख के इसमें से। उसके बाद कुछ टेबल मैंने बना दी थी, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग और आप उसमें से काम कर सकते हैं। ये टेबल्स हैं, इसको मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये आप इस प्रेजेंटेशन में से देख के तैयारी कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप देंगे तो बड़ा मजा आएगा, जो आपके सामने मैं ला रहा हूं, और देखता हूं कितना पार्टिसिपेशन आपका रहने वाला है। ये रहा पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें थेरापेटिक मीनिंग का मतलब होता है मेडिकल में ही, थेरापेटिक का मतलब दवा होती है, जैसे दवा खाते हैं थेरापेटिक, दवा दारू, दवा समझ गया होगे तुम। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे बताइए। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स। 1 2 3 4, ये जो 4 दिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बताइए क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे पहले। तो कई बच्चे लिख रहे हैं, विकास कुमार ने लिखा है डीसीबीए, विकास कुमार लिख रहा है डीसीबीए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ध्यानपूर्वक लिखिए, क्या गामा रेस की डीसीबीए बोले हैं तो डीसीबीए का मतलब हो गया डी पहले, वेवलेंथ गामा की सबसे बड़ी होती है क्या? सोचो भाई, डीसीबीए, इन्होंने इसको शायद ए बोला होगा, गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है। गामा रेस की उल्टा बता के, ये गलती बहुत होती है। विकास कुमार, कनिका धीमान, ये उल्टा बता गए हैं। मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं इसी बहाने।
जो माइक्रोवेव होती, देखिए गलती होती एग्जाम में, यही गलती कर दोगे, ध्यान रखो। माइक्रोवेव की मोटे तौर पे रेंज लोगे 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻1 मीटर। कई किताब में अलग अलग रहता है मोटे तौर पे। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की 7.5। अल्ट्रावायलेट, ये क्या है, देखिए इनकी वेवलेंथ, और गामा रेस की वेवलेंथ तो सबसे छोटी होती है बेटा। इसे आपके हिसाब से ए बोला आपने, इसको बी बोला, सी बोला, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान देना। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी वेवलेंथ पहले होनी चाहिए। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है इसमें? ए, उससे बड़ी बी, सी, डी। मुझे तो ये समझ में आता है ए बी सी डी, मुझे तो ए बी सी डी समझ में आता है, क्योंकि सबसे बड़ी वेव, डिसेंडिंग लिखा है ना, घटते हुए क्रम में। सबसे छोटा तो डी हो गया, सबसे बड़ा तो माइक्रोवेव हो गया वेवलेंथ के मामले में। और ये कहानी ऐसे बढ़ते हुए दिख रही, तो ए बी सी डी इसका आंसर दिखता है। डी पहले कैसे आ सकता है भाई, तुम लोग तो एकदम ही, गामा रेज है, गामा रेज तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लास्ट वाला सबसे छोटा होना चाहिए। ए बी सी डी इज द राइट वन। खैर एनीवे, सोचिएगा समझिएगा, ऐसे ही करना जरूरी है। राइट वन, यूज ईच ऑफ एनी टू ऑफ देम। एप्लीकेशन आप देख चुके हैं। अगर मैं माइक्रोवेव की बात करूं तो ये किसके लिए है? राडार सिस्टम में यूज होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होता है। गामा रेस की बात करो अगर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स में यूज होता है। दो लिखना था, दो लिख दिया, बाकी और भी देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट बैक्टीरिया को किल करने में फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन में यूज होता है, सेकाई में यूज होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, वगैरह वगैरह। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां क्या जवाब आने वाला है आपका। ये देखिए, अगला देखिए और बताइए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। बहुत आसान है, अभी आपने देखा, इसको लिखिए और बताइए। इस ए वाले का क्या आंसर करने वाले हैं आप? सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट रेडिएशन। बी वाले का, सी वाले का, डी वाले का। जल्दी से रिप्लाई करें, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल रिप्लाई कर पाएंगे और बेहतर जवाब दे पाएंगे। इतना अगर शांति से पढ़ें तो कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपका, और नहीं होगा गलत। खैर, मानसी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, माइक्रोवेव। तो पहला वाला जो है वो है, मानसी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, माइक्रोवेव। आगे देखते हैं। अमृतेश कुमार सेकंड वाले का जवाब क्या लिख रहे हैं? रेडियो वेव। एक का नहीं है, बी का है रेडियो वेव्स। This is radio waves produced in nuclear reactions. Produced in nuclear reactions. C का बताओ, तैयारी हो जाएगी ऐसे ही। C का, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मैं बाकी सेशंस भी लाता रहूंगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। खैर आगे चलेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कुछ बच्चे, इसका आंसर है गामा रेज।
प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ए मेटल टारगेट, ये हो गया एक्स रेज। ABCD कंप्लीट हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं आपका क्या आंसर आप करने वाले हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻19 हर्ट्ज, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। अब यहां पर देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। EM वेव का C आपको मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं C = न्यू लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, C/न्यू 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻19। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻−12 मीटर। अभी हमको पहचानना होगा कि ये जो वेवलेंथ आई है, ये वेवलेंथ किसकी है, ये 10⁻−12 मीटर की है बेटा। वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, एक्सरे नहीं है ये, कई बच्चे एक्सरे लिख रहा है, ये वेवलेंथ गामा रेस की है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ऐसे ही सवाल बनेंगे, ये किसकी है, गामा रेज। ये गामा रेस की है। अब गामा रेस की, तो गामा रेस का एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं इसमें। रेडियोथेरेपी का मई मतलब होता है कैंसर वाला, कैंसर थेरेपी लिख देते हैं, जिसे आपको याद रहे। नंबर 2, इन इनिशिएटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये दो इसके एप्लीकेशन हो गए। इस तरह पहचानेंगे, देखिए कितना बढ़िया सवाल हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से सवाल आते हैं, आते रहेंगे, यही आने हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। फिर ध्यान रखिएगा, पिछली बार गलत किया था कई बच्चों ने। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ध्यान दीजिए, इसके हिसाब से आप क्या आंसर करेंगे बेटा। तो अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये गामा रेज हैं, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। आपके हिसाब से क्या सीक्वेंस होना चाहिए, जरा कमेंट करिए। मैं 5-10 सेकंड रुकता हूं आपके कमेंट के इंतजार के लिए कि कुछ पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से है कि नहीं, या जो बच्चे बाद में भी देख रहे होंगे वो भी इसको वीडियो पॉज करके अरेंज करने की कोशिश करें, तभी सीख पाएंगे आप बेहतर। रितिका कुमारी ने बोला है ABCD बोल रही हैं। वेवलेंथ के हिसाब से करना है। इंक्रीजिंग यानी सबसे पहले छोटी वेवलेंथ आएगी तो आएगा एक्स रेज, उसके बाद आएगी एक्स रेज, गामा रेज थी पहले, फिर एक्स रेज, फिर माइक्रोवेव्स। इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, देखिए आपसे तो गलती नहीं हो रही है। और ये रही रेडियो वेव्स। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। तो करेक्ट सीक्वेंस इज ए सी बी डी, ये सीक्वेंस बनेगा यहां। और ये सीक्वेंस बना है खुशी ढाका का एंड विनय मान का एंड प्रियांशु चौधरी का, इन सबका सही बना है। तो इन सबका सही बना हुआ है। फिर हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड,
कैसे ये प्रोड्यूस्ड होती है। तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोड्यूस्ड होती हैं बाय हॉट बॉडीज, प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। ये फिल्म भी आई थी एक, अगर आपने पता नहीं टर्मिनेटर देखी है कि नहीं, ये पूरा उस पर फोकस थी ये। और बाय वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इससे ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। What role does infrared radiation play in maintaining the Earth's warmth? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गर्माहट रहती है। और फिजिकल थेरेपी में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस ये करती है, जिससे आप फिजिकल थेरेपी सेकाई कर सकते हैं। ये पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है इस सवाल की। देखिए कितनी बढ़िया लर्निंग इससे होती है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बताओ एबीसीडी में क्या होगा आपके हिसाब से। मैं एक पोल लगाता हूं, आप बताओ इस क्वेश्चन का आपके हिसाब से एबीसीडी में जल्दी से इसका आंसर बताइए कि आपके हिसाब से इस एबीसीडी में क्या ऑप्शन होने वाला है। ए वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। जो वेल्डिंग करता है बंदा वो ग्लासेस पहनता है ब्लैक कलर के, आपने देखे होंगे। वो किस चीज से बचने के लिए पहनता है? वेरी इंटेंस विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या माइक्रोवेव्स। आपके हिसाब से इसमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही बैठता हुआ दिखता है आपको? तो इसका सही आंसर है, कई लोगों ने रिप्लाई किया है और इसका सही, कई लोगों ने बिखराव भरा आंसर है। आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। चलिए अगला भी एमसीक्यू है, वो भी लेते हैं, उसका भी पोल लगाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखते हैं क्या जवाब आप देते हैं। सवाल को पढ़िए और बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या बनने वाला है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो बैठ के नजारा देखते हैं उनकी जीत नहीं होती। तो आप ट्राई करेंगे तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर, 2020 का क्वेश्चन है। एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? पार्टिसिपेट कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? जब खेलेंगे नहीं तो क्या सीखेंगे? बैठ के थोड़ी कोई सीखता है। और केवल अगर इंटरटेनमेंट ही करना है तो पढ़ाई वाले चैनल को ही क्यों देखना है? फिर तो बहुत सारे हैं यार, वहीं इंटरटेनमेंट कर लो। यहां सर क्यों भेजा फ्राई करना? पढ़ाई वाले चैनल पे आए हो तो पार्टिसिपेट करो ना, पढ़ने के मकसद से आए होगे, वरना इंटरटेनमेंट वाले बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल है, मजा लो वहां। ट्राई तो मारो कम से कम। सही गलत तो बात की बात है बेटा, ट्राई मारो, ट्राई मारो। कम से कम अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 100 में से कम 60-70 लोगों का तो वोटिंग होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कोशिश कर रहा हूं। ये तो बहुत सरल सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल का मतलब होता है बीमारी का पता लगाते हुए जांच करवाने वाला टूल।
जैसे ब्लड सैंपल जांच करवाते हो, डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, कई बच्चों को पता नहीं होता है ना, खून की जांच करवाने पहुंचते हो, कई चीज़ों की जांच कराने की, भाई डॉक्टर साहब लिखते हैं जांच करा लो, देखे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, उस हिसाब से। तो अभी तक 46 वोट्स आए हैं, 50 वोट्स भी नहीं हैं। 50 वोट्स बताइए, फिर मैं आंसर दूं, और आज का ये यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। बहुत प्यार से और आहिस्ते से चैप्टर बताया है, बिना जल्दीबाजी के, कोई जल्दीबाजी नहीं की। लाइव होगा तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। 50 वोट्स हो गए, 51 वोट्स, और इसका आंसर है एक्सरेज, मतलब आंसर इज ए, क्योंकि एक्सरेज में हम ये देखते हैं कि किसी की हड्डी में फ्रैक्चर है कि नहीं, किसी के किडनी में स्टोन है कि नहीं। तो डायग्नोस्टिक कारणों का इस्तेमाल इसमें होता है कि कोई अगर मान लीजिए हड्डी टूटी है तो डॉक्टर साहब प्लास्टर चढ़ाएंगे या जो भी ट्रीटमेंट होता होगा वो करेंगे, कहीं स्टोन निकल आया तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरे का कार्यक्रम चलता है। तो आंसर इज ए, और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा वन शॉट का खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जबरदस्त तरीके से पसंद आया होगा। जैसे मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि ये जो वीडियो में खास बात क्या थी और उससे अलग था वन शॉट, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। जैसा आपने देखा, जीरो टू हीरो है, जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा वो भी सब कुछ कर पाएगा। प्योर टीचिंग थी, कोई फालतू टॉक्स इसमें नहीं थी। और इसका अगर प्रेजेंटेशन आपको चाहिए नोट्स के फॉर्म में तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अरविंद एकेडमी ऐप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, फ्री के नोट्स वगैरह भी वहां मिल जाएंगे। और कोई कोर्स आपके लिए जो लगता है आप लेके ज्यादा नंबर ला सकते हैं तो आप ले लीजिए, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपकी काफी मदद की। जैसे मैंने याद दिलाया आपको कि लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। अपने एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, उसको भी फायदा पहुंचाएं और अरविंद सर को मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।